evacuate गर्नु पर्यो नि फेरि I hope evacuate गरे। छैन होला मान्छेहरु राइट। नेपाल जल रहा है और उसकी तपिश दिल्ली तक महसूस की जा रही है। जेएनयू में पढ़ने वाले नेपाली छात्रों की आंखों में चिंता साफ झलकती है, लेकिन उसी के बीच एक उम्मीद भी पल रही है। हमने ऐसे ही तमाम नेपाली छात्रों से बात की, उनसे जाना कि इस मुश्किल वक्त को वो कैसे देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, साथ ही एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते भारत से उन्हें क्या उम्मीदें हैं। क्या नाम है आपका? दीक्षा कोइराला। दीक्षा जी, मुझे बताइए कि आपके घर पे बात हो रही है? हाँ, अभी तो हो रहा है। क्या स्थिति है, क्या बता रहे हैं परिवार? कल तो बहुत ही खराब था, बहुत स्ट्रेसफुल था। अब बहुत पोर्स जैसा हो गया था, सब लोग को अटैक कर रहे थे। वायलेंस बहुत ही ऊपर के लेवल में चला गया था। हम यहाँ सो ही नहीं पा रहे थे सोच के क्या हो रहा है वहाँ पे। कल सिचुएशन ठीक नहीं था। अभी ठीक है? अभी बातचीत हुआ घर पे परिवार? अभी हाँ, अभी आर्मी डिप्लॉय हुआ है, पर फिर भी हमारा देश इतना क्रिटिकल पोजीशन में है कि अब क्या होगा, क्योंकि दिस वाज ओवर, ये जो हुआ ये तो ओवरनाइट चीज हुआ था, ये प्लान अटैक नहीं हुआ था। अब इनिशियली हुआ था ये सोशल मीडिया बैन, तो सिर्फ मीडिया ने दिखाया, ये था करप्शन के अगेंस्ट, क्योंकि लोग इतने साल से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, जो करप्शन था उसके अगेंस्ट में था। तो लोगों ने जाके पीसफुल प्रोटेस्ट किया, बट ओली ने सबको मार दिया, 30 लोग मर गए। तुमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट में 30 लोग को मार दिया। उसके बाद बहुत सारे लोग को एंगर हुआ, तो लोग आने लगे, पर एक पॉइंट के बाद ऐसे लगता है कि हाईजैक भी हो गया था, क्योंकि रात तक वायलेंस बहुत ही लेवल पे राइज हो चुका था, जो सिर्फ स्कूल स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट नहीं करते। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अगर आएगा इंटरिम गवर्नमेंट, लीड कौन करेगा? उसके बाद अभी भी हाँ, मिनिस्टर सब लोग अटैक हुए हैं, पर वो भी फिर भी पावर में तो है ना, बच तो गए हैं ना। तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है अभी। तो अभी जो भी नेपाल में हुआ है वो सब ठीक है आपके नज़रिए से? मैं जानना चाहता हूँ। जो जैसे शुरू हुआ था ठीक था, करप्शन के साथ में हम सपोर्ट कर रहे थे, पर जैसे कोर्ट्स बर्न हो गए, सुप्रीम कोर्ट हैज बीन बर्न्ड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज बीन बर्न्ड, सिंह दरबार, सब डेटाज रिमूव हो गया है। ये तो देश को इट्स अ बिग लॉस फॉर कंट्री। कल जाके लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट, लोगों का सिटीजनशिप, लोगों का लैंड ओनरशिप, ये सब का डाटा कलेक्टेड, सब वी लॉस्ट ऑल ऑफ इट। What's going to happen to that? कौन लेगा अकाउंटेबिलिटी? अभी जो हो रहा है नेपाल में उसे कैसे देखते हैं आप, और भारत से क्या उम्मीद रखते हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत में बहुत ही अच्छा लगा था, सब लोग रोमांचक स्थिति में थे कि हाँ, ये करप्शन के खिलाफ में कुछ करना चाहिए। लेकिन जैसे स्थिति बिगड़ती गई, आर्मी ने भी स्टेप इन नहीं किया टाइम पे। 10 बजे 10 PM पे आर्मी स्टेप इन कर रही है, और 1 बजे 2 बजे तक सब जगह पे आगजनी शुरू हो चुकी थी। आर्मी की दमकल कहाँ पे थी उस टाइम में? आर्मी का चीफ तब तक क्यों नहीं बोला? और 10 बजे रात को आके आर्मी का चीफ कह रहे हैं कि हम अब पीस एंड सिक्योरिटी मैनेज करेंगे। जब पहले के टाइम में तो ये तो अर्लियर डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट के जलने के बाद आर्मी डिप्लॉय करने का क्या मतलब हुआ? भारत के लोगों से उम्मीद है मुझे कि ऐसा हम अपने हमारे साथ खड़े हुए हम लोग करप्शन के खिलाफ, और ये एक दूसरे के उस बिजनेस में टांग अड़ाने के खिलाफ। और तो मैं क्या कर सकता हूँ। अभी घर पे परिवार से बात हो रही है, क्या स्थिति है उधर, क्या बता रहे हैं? जी, घर परिवार ठीक है। मेरे घर के पास में एक पुराने प्राइम मिनिस्टर का घर था, उनके घर पे आगजनी हुई थी। उनकी वाइफ घर पे ही थी उस टाइम में, तो वो जल गई हैं। और हमारे घर के आगे उनकी बॉडी रखी थी कुछ टाइम तक। शायद वो बची हैं, अभी खबर आ रही है कि शायद बच जाए, लेकिन कुछ साफ नहीं है। अभी पूरा एनार्की है, कोई पुलिस नहीं है, अभी आर्मी है कहीं कहीं। अब आर्मी भी कहाँ तक पहुँच जाएगी, कब तक पहुँचेगी, किस चीज़ में उठाएगी, कौन सी जेल में ले जाएगी किस कैदी को। हाँ, तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, पूरा एनार्की है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, किसी को जाके लूट सकता है, कौन आर्मी को बुलाएगा। आपका क्या नाम है, दिल्ली में कब से हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मेरा नाम दानिश है। मैं दिल्ली में 2019 से हूँ। मैंने अपना बैचलर्स, MA और अब मैं PhD कर रहा हूँ। हालांकि मैं भारतीय नागरिक हूँ, मैं दार्जिलिंग का रहने वाला हूँ, लेकिन नेपाल में काफ़ी सालों से रह रहा हूँ। मेरे परिवार और मेरे रिश्तेदार उधर रहते हैं। तो पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से तेज़ी से स्थिति बिगड़ी है, ये बहुत कंसर्निंग है। जिस तरीके से अब प्रोटेस्ट्स, एनर्की और लूटपाट पे डिसेंड हो गई है। लेकिन ये बात कह देना ज़रूरी है कि जो 8 तारीख को जो मोबिलाइजेशन हुआ था, वो जेनजी प्रोटेस्टर्स के द्वारा एक पीसफुल
एंटी करप्शन मोबिलाइजेशन था। और ऐसा भी नहीं है कि जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है मीडिया में कि सोशल मीडिया बैन की वजह से था। ये काफ़ी लंबे समय से जो फ्रस्ट्रेशन था लोगों के बीच में, जो बहुत सारी करप्शन स्कैंडल्स वगैरह की वजह से, तो उसका एक ये एक्सप्रेशन था डिसकंटेंट का, वाइड स्प्रेड जो डिसकंटेंट था सरकार के खिलाफ, प्रणाली के खिलाफ। तो लेकिन जिस तरीके से कुछ दक्षिणपंथी तत्व के द्वारा हाईजैक किया गया बाद में मोबिलाइजेशन को, और सरकारी संपत्तियों को, सरकारी जो है बिल्डिंग्स वगैरह को अटैक किया गया, ये बिल्कुल ही मतलब अनएक्सेप्टेबल है। और जेंजी द्वारा ये बिल्कुल किया गया नहीं है। जो है ये जो मूवमेंट है इसको हाईजैक किया गया है दक्षिणपंथी तत्व के द्वारा। और ये भी कह देना ज़रूरी है कि जो इंडियन मीडिया में जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि अब राजतंत्र की वापसी हो सकती है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। प्रोटेस्ट में ये डिमांड बिल्कुल ही नहीं था कि राजतंत्र को वापस लाना है। डिमांड ये था कि सरकार लोगों ने चुनी है और सरकार को जवाबदेहिता इस्टेब्लिश करनी होगी। सरकार लोगों की तरफ अकाउंटेबल है और जो करप्शन स्कैंडल्स हो रहे हैं उसके लिए सरकार को जवाब देनी होगी। अभी जिस तरह की वहाँ सिचुएशन है, आप क्या चाहते हैं कि मतलब क्योंकि एक पूरा लोकतांत्रिक ढांचा जो है पूरा ध्वस्त हो गया है अभी एट प्रेजेंट, है ना, तो आपको क्या लगता है कि अब ये सब चीज़ें हों कि दोबारा से उसी तरह का हो? क्योंकि अभी हाल ही में बीते दिनों देखा गया था कि इसी साल मार्च में भी जो राजशाही है उसके समर्थन में भी वहाँ पे प्रदर्शन हुए थे। ये मैं नहीं कहूँगा कि लोकतांत्रिक ढांचा ढह गई है, क्योंकि संविधान अभी भी बाकी है। जो हमने 2015 में बनाया था उसके बेसिस पे अभी संविधान चलाने वाले लोग तो वो भी हैं। अब आर्मी प्रोटेक्ट कर रही है लोगों को। मेरे ख्याल से बांग्लादेश के और दूसरे देशों की तरह अभी तक हमारे लीडर भागे नहीं हैं, वो लोग नेपाल पे ही रह रहे हैं। अब जो न्यूज़ आ रही है वो कंफर्म्ड है कि वो लोग उधर ही हैं, कोई भी देश छोड़ के नहीं गया है। और वो लोग अभी इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए बातचीत कर रही हैं। आर्मी फैसिलिटेट कर रही है, जेनजी रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, नागरिक समाज के लोग आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। लोकतंत्र मेरे ख्याल से ढहा नहीं है, थोड़ा उसको चोट पहुंची है कि इस तरह का हो गया, इलेक्टेड गवर्नमेंट को भागना पड़ा, ठीक है। लेकिन वो संविधान अभी भी है और संविधान का प्रोटेक्टर हम जिसको बोलते हैं। फॉलो कौन कर रहा है संविधान? संविधान में कहाँ लिखा है? आर्मी कर रही है। आर्मी संविधान पे टिक के ये सब कर रही है। आर्मी किसी से वो उसी के बेसिस पे। और आई थिंक आर्मी संवैधानिक पद पे बैठे हुए सारे लोग तो को भगा दिया, मारा पीटा गया। उसका मतलब ये नहीं कि पूरा लोकतांत्रिक वो प्रोसेस ही डिरेल हो गया। इसका मतलब ये नहीं, हमको ये लगानी नहीं चाहिए। और कोशिश कर रहे हैं अब इससे कुछ भी ना हो, एनआरकी हो, इससे अच्छा तो है कुछ संविधान, कुछ गवर्नमेंट तो बने। वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अभी तो सब सामान्य हो गया। अभी बात आ रही है आर्मी टेक ओवर होने के बाद थोड़ा सामान्य हुआ है, पर कल रात का लॉस तो बहुत बड़ा लॉस था ना। एक दिन में हमने कितना 10-20 साल का जो ग्रोथ हुआ था वो लॉस कर दिया ना। क्या होगा सब डाटास का, क्या होगा सब कोर्ट केसेस का? अभी क्या चाहते हैं सब लोग? प्रॉपरली विजन, वेल स्टडीड लोग आके, एक्सपर्ट आके इसमें बैठ के डिस्कस करके बात आगे बढ़े। ये चैट जीपीटी को पूछ के कौन अच्छा कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर के लिए और डिस्कॉर्ड में वोट करके प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होगा। क्योंकि यू विल नीड पीपल हु हैव वर्कड ऑन इट, जिसका बैकग्राउंड है उस एक्सपर्ट की सलाह लेके क्या ठीक होगा। बहुत क्रिटिकली और केयरफुली आगे बढ़ना चाहिए। हम अभी इमोशन में, ये बहुत ऑलरेडी इमोशन की वजह से यहाँ पूछा है। अभी इमोशन को कंट्रोल करके लॉजिकली सिचुएशन को डील करने का टाइम है। आपको लगता है कि अभी जो गवर्नमेंट थी उसमें कोई एक आदमी था जो ठीक था? आपको लगता है ऐसा? अभी मुझे नहीं पता। मुझे ऑनेस्टली हम इतना क्रिटिकल, क्योंकि जो लोग थे, जो मेन पीपल जो पावर में थे, they've been in power for a very, very long time. And they've never let anybody who was politically capable, somebody who was to enter. These people have been here since 1996. Deoba was prime minister when Deoba जब तब भी prime minister थे जब राजा था। Deoba आज भी prime minister है। तो यही लोग हैं जो केपी थोड़ा नया है, पर केपी ओली ने भी जैसा शासन रखा है, ये सब लोग बहुत, और इन लोग ने किसी को एंटर करने नहीं दिया।
वही तो फ्रस्ट्रेशन था, किसी को एंटर करने नहीं दिया, करप्शन ही इस लेवल में पहुंचा है, जो यंग लोग आगे जा रहे हैं वो भी हो ही नहीं पहुंचा। एकेडमिक सिचुएशन कितना बुरा है। हम अगर मुझे अच्छा यूनिवर्सिटी नेपाल में होता है तो मैं लेके नहीं पढ़ती, नहीं है ना ऑप्शन, जेएनयू में आके पढ़ना पड़ता है ना। तो कैसे आएंगे लोग जिसको सच में अपना मतलब अपना एरिया का एक्सपर्टीज है, जब तुम्हें उन लोगों को एंटर ही करने नहीं दोगे, कंट्री को बनाओगी नहीं ताकि ये एक्सपर्ट्स इंडिया में है ना, मतलब इंडिया फिर भी इंडिया में है, देयर एक्सपर्ट्स, देयर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से थिंक टैंक्स, जहाँ से नॉलेज रिप्रोड्यूस होता है। जब नेपाल में सिस्टम ही नहीं होगा जहाँ से नॉलेज रिप्रोड्यूस होगा तो कैपेबिलिटीज़ तो विल बी लॉस्ट नो। तो अभी कैपेबल इंसान मुझे तो नहीं लगता है कोई, क्योंकि देश ने कभी होने ही नहीं दिया यार कैपेबल। अब सबसे एक सवाल मेरा ये है कि आप राजशाही व्यवस्था में यकीन रखते हैं या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखते हैं, फिर आर्मी रूल में विश्वास रखते हैं? अभी आप क्या चाहते हैं आपसे? डेफिनेटली डेमोक्रेसी पे विश्वास रखते हैं, और राजशाही ठीक था बुरा था ये दूसरी डिबेट है, लेकिन वो चली गई। अब जो चीज़ चली गई वो चली गई। अब मेरा मानना ये है पर्सनली कि जो चीज़ चली गई उसको लाने में कोई तुक नहीं है। अगर जनता चाहती है कि वो आए तो आई थिंक ही शुड कम फ्रॉम वो प्रॉपर वे से आना चाहिए, इलेक्शन हो, रेफरेंडम हो, उससे आए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी मैं ये सोचता हूँ कि अभी हमको आगे की सरकार कैसे बनानी चाहिए, आगे कौन सी व्यवस्था रखनी चाहिए, इस पे बातचीत करनी चाहिए, और राजशाही पे ज़्यादा बात करने से मैं बिलीव करता हूँ। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि अभी मार्च में राजशाही के समर्थन में एक प्रोटेस्ट हुआ था आपके यहाँ पर, और जो अभी प्रदर्शन चल रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये राजशाही व्यवस्था दोबारा लागू हो इसलिए प्रदर्शन है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना फैल गया उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। कुछ लोगों का मानना है कि भाई ये जो सोशल मीडिया ऐप्स जो उन पर बैन कर दिया नेपाल की गवर्नमेंट ने, ये उसके खिलाफ आंदोलन है। देखो, राजशाही के समर्थन में लोगों के उनके प्रति लोगों को आस्था अभी भी है, ये मेरा मानना है, और लोग मानते हैं उनको। लेकिन कितने लोग मानते हैं ये तो इलेक्शन से ही पता चलेगा और रेफरेंडम से पता चलेगा। इसलिए मैं क्या प्रपोज कर रहा हूँ, और कुछ लोग क्या प्रपोज कर रहे हैं कि रेफरेंडम होना चाहिए कि हमको राजशाही चाहिए कि नहीं, तब पता चल जाएगा। डेमोक्रेटिक प्रोसेस से क्या पता चल जाएगा कि कितने लोग चाह रहे हैं, 50-55% चाह रहे हैं, 60% चाह रहे हैं। तो समर्थन तो उनके लिए है नेपाल में, लेकिन कितना परसेंट का है, अब मास को मानेंगे, रोड पे आए लोगों को मानेंगे कि इलेक्शन में जितने लोग वोट करेंगे उनको मानेंगे। समर्थन तो डेफिनेटली है इनके लिए, एक आस्था है। और जैसे उन्होंने अभी इस रिसेंट डेज की वायलेंस को जो रेफरेंस माने, तो उनके जो 19 दिन उनको रिमूव करने के लिए जो आंदोलन हुआ था, उसमें उन्होंने कभी भी ऐसा न्यूज़ नहीं आया है कि उन्होंने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया हो, जबकि उनके अंडर में आर्मी थी, आर्मी कुछ भी कर सकती थी। तब वो जैसे चाहे आर्मी को मोबिलाइज कर सकते थे, तब भी उन्होंने और जो उन्होंने एक स्टेटमेंट जाते हुए जो देश को गद्दी छोड़ते हुए जो एक वक्तव्य दिया था और भाषण दिया था लोगों के प्रति कि जैसे मैं आपके देश है, मैं जनता के देश, जनता को दे के जा रहा हूँ, जो जैसे एग्जिट किया था कि उन्होंने अपने लिए फिर से आने की ओपननेस दिखाई थी, तो वो सराहनीय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सड़क से फिर से लेके आएँ और फिर 5 साल बाद फिर आंदोलन हो उनको रिमूव करने के लिए। ये हम साल बदर साल ये अफोर्ड नहीं कर सकते। एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हमको आगे की सोचनी चाहिए। अगर उनके समर्थक को लगता है कि वो आनी चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से मांग करे रेफरेंडम की, तो पता चल जाएगा कितने लोग तब उस तरीके से आते हैं, तो ठीक है, हमको भी मंजूर है मेरे ख्याल से। आपको लगता है कि रेफरेंडम हो जाए तो फिर सब क्लियर हो जाएगा किसके समर्थन में कितना है। सही बताइए, किस तरह का भ्रष्टाचार ज़्यादा है? बेसिक बताइए हमको कि भ्रष्टाचार किस लेवल का था उधर? हर चीज़ में भ्रष्टाचार था। वहाँ पे टेंडर नोटिस निकलता है तो टेंडर का कंस्ट्रक्शन कंपनी किसको जाता है, कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी ये रोड बनाएगी वो भी पहले से पता रहता है। कोई एयरपोर्ट बनता है तो एयरपोर्ट के लिए जो लोन आता है, उस लोन में वो एयरपोर्ट बनाने में कितना खर्चा हुआ, उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। आपका हर एक बाथरूम जितना बना है हर एक एयरपोर्ट में, उसमें भ्रष्टाचार है। हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। वो हटाने के लिए ये लड़ाई थी, लेकिन अब इसमें और लोग भी मिल गए। हाँ, राजावादी भी आ गए इसमें, कहने लगे कि हाँ चलो सब हटाओ। वहाँ का हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम, वहाँ पे भी बहुत भ्रष्टाचार है। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में जितने अपॉइंटमेंट होते हैं, बहुत प्रोफेसर लोग उनकी पॉलिटिकल अफिलिएशन से अपॉइंट होते हैं।
हेल्थ में भी बहुत भ्रष्टाचार होता है। अरे वहाँ पे कोविड के टाइम पे लोग इंजेक्शन ला के ये वैक्सीन बेच रहे थे, वैक्सीन वो भी प्रॉफिट में बेच रहे थे। गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करा रही थी vaccine। गवर्नमेंट ही तो प्रोवाइड कर रही थी, गवर्नमेंट के साथ मिल के भ्रष्टाचार था ना, तो इतना लंबा भ्रष्टाचार था ना ये तो हर चीज़ में। वैक्सीन बेची जा रही थी। वैक्सीन बेची जा रही थी, मेडिकल इक्विपमेंट बहुत सारे बेचे जा रहे थे। अरे अर्थक्वेक के टाइम पे लोग तिरपाल जो यूएन WHO वगैरह देते हैं वो बेच रहे थे। वहाँ पे हर चीज़ खरीदी जा सकती थी। हाँ, कोई भी सीट, कोई भी पावर, कुछ भी। तुम्हें एक ये कैबिनेट में मिनिस्ट्री चाहिए, ये चाहिए, मिनिस्ट्री चाहिए, तो वो भी भ्रष्टाचार। दुर्गा प्रसाद को इतना गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसको एक कॉलेज खोलना था, मेडिकल कॉलेज खोलना था उसके शहर में, वो नहीं खोलने दिया तो उसको गुस्सा आ गया। और उसके खोलने के लिए उन्होंने पैसा मांगा दुर्गा प्रसाद से, तब वो राजाबादी बना ना। भ्रष्टाचार की वजह से राजाबादी इतने पैदा हुए ना। नहीं होता तो हम खुश रहते हैं अपने लोकतंत्र में। लेकिन और पढ़ाई करने के बाद आप क्या नेपाल वापस जाएंगे या यहीं रहने का इरादा है? जी, मेरा प्लान तो है नेपाल में कॉलेज खोलने का। मैं ये स्टार्टअप में लगा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। हाँ, मेरा भी वही तो प्लान था ना, इसलिए कल का दिन इतना बुरा हुआ हमारे लिए, क्योंकि हमारा तो प्लान ये था मेहनत करेंगे, काम करेंगे, थोड़ा अपने आप को अपने फील्ड में पढ़ेंगे और समझेंगे क्या होगा और जाके वापस जाके काम करेंगे। पर देश का सिचुएशन ऐसा है, हम जाके कैसे काम करेंगे? ये लेवल का फ्रस्ट्रेशन, ये लेवल का स्ट्रेस वही तो हो रहा है ना, क्योंकि मन तो वही था ना, इतना मेहनत करके आके पढ़ रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो जगह ही नहीं है जाने को वापस। पहले से ही था, मतलब पहले से करप्शन की वजह से जगह ही नहीं मिल रहा था। अब अगर राजावादी वगैरह सब लोग आएंगे तो वो हमें जगह देंगे फिर से? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। तो हमारा नॉलेज तो इतना साल का मेहनत किया हुआ नॉलेज कहाँ वेस्ट चला गया ना। आगे यहाँ रहना है या वापस जाना है? मन तो वापस जाने का है, इसलिए देश बन जाए तो जाके बनाने का ट्राई भी कर रहे हैं। बट कब कैसे देंगे ना, उन लोग को देना पड़ेगा ना। डेमोक्रेसी मस्ट prevail, or else how will people like us go back and work? If the monarchy comes back, will they let us come and work? We're trying to make this place better. No, they don't want to make that place better. That's the problem. उन लोग they're so happy उनके करप्शन में, क्योंकि उन लोगों का लाइफ तो ईजी है ना। PhD का पैसा पे करना नहीं पड़ता। हम तो PhD को स्कॉलरशिप ढूंढना पड़ता है ना, क्योंकि पे नहीं कर सकते। उन लोगों का तो लाइफ ईजी है, उन लोगों को तो अच्छा था, दे वर लिविंग इन अ यूटोपिया। हम सफर कर रहे थे ना, इसलिए करप्शन के अगेंस्ट इतना सारे लोग आए, क्योंकि मेजॉरिटी का सिचुएशन हमारे स्टूडेंट जैसा है ना। मन तो है, सबको मन है यार काम करने का, जगह ही नहीं है। अभी हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ पर पढ़ रहे तमाम नेपाली छात्रों से हमने बातचीत की। नेपाली छात्रों से बात करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ये वक्त इन छात्रों के लिए यह बेहद मुश्किल और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण है। उनके परिवार, उनके घर, उनकी मिट्टी आज संकट में है। हमने कुछ नेपाली छात्रों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि वे इस हिंसा, इस अस्थिरता को कैसे देख रहे हैं और उन्हें भारत से क्या उम्मीदें हैं। मेरे साथ सौरभ है, मैं अवधेश कुमार, JNU से newslaundry.com के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।